आज हम गैल्वानोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। आपने इलेक्ट्रिशियंस की शॉप पे ऐसा मीटर जो है वो देखा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गैल्वानोमीटर करता क्या है। गैल्वानोमीटर बस ये बताता है कि किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं। ये करंट की जो पैमाइश है वो नहीं करता, करंट की अमाउंट को नहीं बताता। इट इज़ ओनली अ डिटेक्टर। तो गैल्वानोमीटर इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट करंट। ये सिर्फ करंट को डिटेक्ट करता है, एक डिटेक्टर है, और करंट की मिकदार को नहीं बताता। लास्ट टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि अगर एक कॉइल जिसमें से करंट गुजर रहा हो और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई हो, उसके ऊपर एक टॉर्क अमल करता है और इस टॉर्क की जो मिकदार होती है वो आई बी ए इंटू कोज ऑफ एल्फा होती है, जहाँ पे आई करंट होता है जो कॉइल में से गुजर रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है और ए एरिया ऑफ द कॉइल है। ये हमने लास्ट टॉपिक में डिटेल से पढ़ा था। यहाँ पे अल्फा जो है वो एंगल है जो कि एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तो कॉइल जो है वो बिल्कुल सीधी पड़ी है जिस तरह के सामने दिखाई गई है, तो फिर तो एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड ये ज़ीरो होता है। इस केस में आपके पास जो है वो कोज अल्फ़ा जो है वो 1 हो जाता है और फार्मूला सिंपल हो जाता है। लेकिन जैसे ही कॉइल रोटेट करती है और इस तरह से टेढ़ी हो जाती है तो फील्ड तो अब सीधा ही है, मैग्नेटिक फील्ड तो सीधा ही है। तो कॉइल जो है वो रोटेट करते हुए टेढ़ी हुई, तो उस वक्त जो है वो आई बी ए सिर्फ ये वाला रिलेशन होल्ड नहीं करता, तो आपको कोज अल्फ़ा भी लगाना पड़ता है। अगर हम ऐसा कुछ करें कि मैग्नेटिक फील्ड को भी उसी तरह सर्कुलर बना दें जिस सर्कल में कॉइल ने घूमना था, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, तो ऐसा करने से जैसे जैसे कॉइल घूमेगी मैग्नेटिक फील्ड भी घूम जाएगा। जैसे यहाँ पे जो है वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दिखाया गया है। जब कॉइल रोटेट की तो यहाँ देखें मैग्नेटिक फील्ड भी रोटेट कर गया। इसी तरह जैसे जैसे कॉइल रोटेट करती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड भी गोल होता जाएगा, गोल मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोड्यूस किया है। तो ऐसा करने से हर वक्त ही जो है वो कोज अल्फ़ा 1 होगा, यानी कि कॉइल की प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड हर वक्त आपस में पैरेलल होंगे। तो ऐसा करने से जो है वो अगर हम सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बना लें तो ऐसा करने से हमारे पास जो है वो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और कोज अल्फ़ा हमेशा 1 होगा। तो इस केस में जो डिफ्लेक्टिंग कपल है वो आई बी ए होगा। अब यहाँ पे n क्या चीज़ है? n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है। यहाँ पे जो हमने कॉइल यूज़ की थी उसकी नंबर ऑफ टर्न्स 1 थी, तो हमने 1 लिखा था, आई बी ए लिखा था। यहाँ पे अब हम जो है वो n, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ टर्न्स जो चक्कर हैं कॉइल के वो n है, तो यहाँ पे हम जो है वो n से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड कैसे हासिल किया जाए, तो इसके लिए हम कंकेव शेप्ड पोल्स का इस्तेमाल करते हैं। आपने जो है वो कंकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा होगा। तो कंकेव मिरर या कंकेव शेप एक ऐसी शेप होती है जो अंदर की जानब जो है वो मुड़ी हुई हो, अंदर की जानब झुकी हुई हो। तो ये है एक कंकेव शेप पोल। कंकेव शेप पोल लगाने से जो है वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनता है और इस तरह कॉइल की प्लेन हर वक्त मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहती है। तो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर के लिए जो डिफ्लेक्टिंग कपल है उसमें कोज अल्फ़ा लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं रहती क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है। तो हम डिफ्लेक्टिंग कपल का जो फार्मूला हमारे पास आया वो क्या आया? एन आई बी ए। डिफ्लेक्टिंग कपल वो कपल है जो कॉइल को डिफ्लेक्ट करवाता है, हिलाता है अपनी जगह से। अब अगर गैल्वानोमीटर की बात की जाए टाइप्स की, तो टाइप्स ऑफ गैल्वानोमीटर में 2 टाइप के गैल्वानोमीटर होते हैं। एक को सस्पेंशन टाइप गैल्वानोमीटर बोलते हैं और एक को पाइवोटेड टाइप गैल्वानोमीटर बोलते हैं। शक्ल में दोनों गैल्वानोमीटर्स को दिखाया गया है। यहाँ पे मेरे पास एक सस्पेंशन टाइप गैल्वानोमीटर है जिसमें जो आपकी गैल्वानोमीटर की ये कॉइल है ये आज़ाद एक वायर के साथ लटक रही है और नीचे एक स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, ये स्प्रिंग इसलिए लगा है कि अगर गैल्वानोमीटर की कॉइल में से करंट गुजरेगा तो ये मूव करेगी, घूम जाएगी। जैसे ही करंट ख़त्म होगा तो गैल्वानोमीटर की कॉइल अपनी असल पोजीशन पे वापस नहीं आएगी। इसे वापस लाने के लिए यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाया गया है। ये स्प्रिंग जो है वो गैल्वानोमीटर की कॉइल को रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। तो 2 तरह के टॉर्क गैल्वानोमीटर में होते हैं। एक जो है वो टॉर्क होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, या इसे डिफ्लेक्टिंग कपल बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कपल फोर्सेस का जोड़ा होता है, उसकी वजह से टॉर्क अमल करता है। ये हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है। तो एक तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है और एक रिस्टोरिंग टॉर्क होता है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क हमें स्प्रिंग देता है जिसकी वजह से कॉइल वापस अपनी असल पोजीशन में आ जाती है। तो अभी हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ गैल्वानोमीटर की। तो गैल्वानोमीटर की 2 टाइप्स हैं। एक जो है वो सस्पेंशन टाइप गैल्वानोमीटर जिसमें गैल्वानोमीटर की जो कॉइल है वो आज़ाद लटक रही होती है, उसे किसी चीज़ में गाड़ा या ठोका नहीं जाता।
तो यहाँ पे जो है वो मेरे पास दूसरी टाइप है गैल्वानोमीटर की, वो है पाइवोटेड टाइप गैल्वानोमीटर। इसके अंदर ज़रा आप देखें तो एक कोर है और इसके अंदर जो है वो कॉइल लगी हुई है, और इस कॉइल के ऊपर और नीचे दो जो है वो हमने पिन लगाए हुए हैं, और इन पिनों के ऊपर यहाँ पे स्प्रिंग है। इन दोनों पिन को जो है वो मजबूती से किसी जो है वो सुराख के अंदर लगा दिया जाता है, और इसी अमल को पाइवोट कहते हैं, पाइवोट महवर को कहते हैं, यानी कि कोई ऐसा महवर जिसको किसी सुराख के अंदर गाड़ दिया जाए। तो अब जबकि हमने जो है वो इस पाइवोट को किसी सुराख के अंदर गाड़ दिया है, तो इस गैल्वानोमीटर को पाइवोटेड टाइप गैल्वानोमीटर कहते हैं। अभी ऐसा करने का फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पे जो मेरे पास कॉइल है ये घूमते वक्त हिलने भी लगती है, तो इस तरह हमारे पास जो रीडिंग है वो इतनी एग्जैक्ट नहीं आती, क्योंकि आपका जो स्केल है वो हिलता है। यहाँ पे जो कॉइल है वो सिर्फ घूमती है, लेकिन इधर उधर जो है वो हरकत नहीं करती, क्योंकि आपने इसको मजबूती से पाइवोट कर दिया है। तो ये तो फ़र्क था दोनों गैल्वानोमीटर की टाइप्स के दरमियान। एक का नाम है पाइवोटेड टाइप गैल्वानोमीटर और एक का नाम है सस्पेंशन टाइप गैल्वानोमीटर। अब हमने कंकेव पोल्स की बात की थी, हमने यहाँ पे दोबारा जो है वो इसको डिस्कस किया है कि कंकेव पोल क्यों बनाए जाते हैं, ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल हो। रेडियल का मतलब है रेडियस के साथ साथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड भी मुड़े। देखें जब यहाँ पे जो है वो हम खड़े हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सीधा है, जैसे ही थोड़ा सा हम ऊपर को गए तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो नीचे को हो गया, टेढ़ा हो गया, जैसे इधर जाएंगे ये और टेढ़ा हो जाएगा। इस तरह ये रेडियल फील्ड जो है वो बन जाएगा। ऐसा करने का फ़ायदा हमने देख लिया कि हर वक्त जो कॉइल ऑफ प्लेन है वो तकरीबन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होती है, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाती है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि ये रेडियल फील्ड जो है वो डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स द कॉइल। इसकी सारे की सारे फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कॉइल की तरफ होती है, तो ऐसा करने से जो है वो कॉइल के करीब फील्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बाहर की तरफ फील्ड नहीं निकलता। अब अगर बात करें कि कॉइल कैसे बनाई जाती है, याद रखें कि कॉइल को बनाने के लिए आपको इस तरह से किसी भी कॉपर की या सिल्वर की वायर को बहुत ज़्यादा चक्कर देने पड़ते हैं। इन चक्करों का इन्हिसार जो है वो हम कैलकुलेशन करते हैं कि जो है वो कितना करंट गुजरेगा कॉइल में से, उस लिहाज से हम पूरी कैलकुलेशंस करके ये कॉइल बनाते हैं। और कॉइल के अंदर जो चक्कर होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर लपेटे हुए होते हैं, यानी कि एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। अब अगर हम कॉइल के अंदर जो है वो कॉपर इस्तेमाल करें तो कॉपर की ये वाली जो तार है इससे नीचे वाली तार को टच करेगी, जब करंट गुजरेगा तो ये शॉर्ट सर्किट होगा, तो यहाँ पे जो है वो हमारी डिफ्लेक्शन सही से पैदा नहीं होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि इसके ऊपर किसी इंसुलेटर की तय चढ़ा दी जाए। ये जो तार है इसके ऊपर ऐसे ना इस्तेमाल करें, इसके ऊपर इंसुलेटर की तय चढ़ा दी जाए। ऐसा कॉपर या सिल्वर, एक ऐसा कॉपर जिसके ऊपर इंसुलेटर की जो है वो तय चढ़ा दी जाए, इसे कहते हैं इनेमल्ड कॉपर। सो कॉइल्स आर मेड फ्रॉम इनेमल्ड कॉपर। इनेमल्ड कॉपर का क्या मतलब है कि कॉपर के ऊपर किसी इंसुलेटर की तय चढ़ा दी गई है। ऐसा करने से कॉइल के अंदर अपने आपस में जो है वो शॉर्ट सर्किट्स नहीं होते। यहाँ पे हमने जो है वो वही बात दोबारा की है। ज़रा देखें कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अगर ना होता तो फिर हमें जो है वो प्रॉब्लम होनी थी, क्योंकि देखिए रेडियल अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन होता, प्लेन मैग्नेट का, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह सीधा ही रहना था। जब कॉइल ने ऐसे मुड़ना था तो मैग्नेटिक फील्ड ने ऐसे सीधा होना था, तो कॉइल की प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जाविया बन जाना था। लेकिन यहाँ पे अब क्या हुआ है कि जैसे ही कॉइल इस तरह टेढ़ी हुई है तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी उसी लिहाज से टेढ़ा हो गया, यहाँ भी उसी लिहाज से टेढ़ा हो गया। अगर हम बिल्कुल इसे सर्कुलर बनाएं तो जब कॉइल यहाँ जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड फिर उसकी प्लेन के पैरेलल, तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन के पैरेलल होगा। ऐसा करने से जो है वो कोस अल्फा हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। और दूसरा ये है कि फील्ड जो है वो कॉइल की तरफ डायरेक्टेड रहेगा, फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कॉइल की तरफ रहेगी। अब हम ऐसा करते हैं कि कॉइल को कैसे जो है वो बनाते हैं। ज़रा देखें यहाँ पे बैक में ये जो हमने कॉइल बनाई है, यहाँ पे ये जो हमने कॉइल बनाई है, इस कॉइल को हम जो है ऐसे तो नहीं ना हम इसकी शेप बना सकते रेक्टेंगुलर, तो हम ऐसा करते हैं कि इस कॉइल को किसी फ्रेम के ऊपर जो है वो लपेट देते हैं। और वो फ्रेम मैग्नेटिक नहीं होना चाहिए, वो फ्रेम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का होना चाहिए, ताकि इस फ्रेम के अंदर जो है वो कोई मैग्नेटिक फील्ड ना बने। यानी कि कॉइल के नीचे अगर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड दोबारा कॉइल के अंदर जो है वो उल्टी डायरेक्शन का करंट पैदा कर देगा, तो जिससे हमारी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, यानी कि हमारी जो डिफ्लेक्शन है वो ठीक से
नहीं हो पाएगी। तो इसलिए कॉइल को जो है वो सिर्फ, या हम यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए हमने यहाँ पे कॉइल बनाई है, तो ये एक मटेरियल के ऊपर जो है वो लपेटी जाएगी। वैसे तो कॉपर नरम होता है, उसकी कॉइल जो है वो नरम बनेगी। तो कॉइल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम इसको किसी भी मटेरियल के ऊपर वाउंड करते हैं, और वो मटेरियल मैग्नेटिक नहीं होता बल्कि नॉन मैग्नेटिक होता है। ये दोनों शक्लों से हमने जो है वो, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि कॉइल को किसी फ्रेम के ऊपर लगा के और फिर जो है वो इसके अंदर एक मैग्नेटिक सिलेंडर रखा जाता है, यानी कि कॉइल जिस फ्रेम के ऊपर लपेटी हुई है वो फ्रेम नॉन मैग्नेटिक है, इसके अंदर एक मैग्नेटिक जो है वो सिलेंडर डाला जाता है। अब वो मैग्नेटिक सिलेंडर क्यों डाला जाता है ज़रा देखें। ये देखें, ये कॉइल है और ये कॉइल का फ्रेम है। कॉइल अपने फ्रेम के ऊपर लपेटी हुई है जैसा कि यहाँ दिखाया। इसके अंदर एक जो है और गोल दायरा है जो कि मैग्नेटिक सिलेंडर जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल का है। वो सिलेंडर मैग्नेटिक मटेरियल का इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड को गुजारने की ज़्यादा सलाहियत होती है, जबकि हवा के अंदर जो है वो एयर नॉन मैग्नेटिक, एयर भी एक मैग्नेटिक मटेरियल को पास करती है मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से, लेकिन इतना नहीं करती जितना मैग्नेटिक जो है वो मटेरियल करता है। तो इसलिए सारे का सारा फ्लक्स बजाय हवा में जाने के उसे जब अच्छा रास्ता मिल रहा है तो वो मैग्नेटिक मटेरियल की तरफ डायरेक्ट हो जाएगा। ऐसा करने से कॉइल में हमारा ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर हम कॉइल के नीचे भी एक मैग्नेटिक मटेरियल लगा देते तो फिर जो है वो उस मैग्नेटिक मटेरियल ने वापस जो है वो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस करना था, जिसने इस करंट को अपोज करना था। इसे एडी करंट कहते हैं, कि हम नेक्स्ट जाके जो है वो पढ़ेंगे। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड से वापस इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से देखेंगे। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि कॉइल का जो फ्रेम होता है, कॉइल को इस नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के ऊपर लपेटा जाता है और इसके अंदर एक जो है वो मैग्नेटिक सिलेंडर लगाया जाता है। अब अगर हम बात करें कि जब कॉइल जो है वो उसके अंदर से करंट गुजारा जाता है, यहाँ पे देखें ज़रा, ये मेरे पास जो है इसकी कॉइल है गैल्वानोमीटर की। यहाँ पे जो है वो ये एक वायर होती है, तार, इस वायर के ऊपर एक मिरर लगा होता है और इस मिरर के अंदर से, ये वायर के अंदर से करंट आ रहा है, ये वायर मिरर के ऊपर से होती हुई यहाँ कॉइल में जाती है। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा है जो कि हमने पहले ही कहा, ये क्या करता है, रिस्टोरिंग टॉर्क देता है हमें। ये जो है वो स्प्रिंग हमें रिस्टोरिंग टॉर्क देता है और यहाँ पे जो है वो इसे लगा दिया जाता है। अब यहाँ पे जो है वो जब मेरे पास इस कॉइल में से करंट बहेगा, जितना करंट बहेगा उतनी ही इसके अंदर डिफ्लेक्शन पैदा होगी। ये डिफ्लेक्शन जो है वो, इसको मेजर कैसे किया जाए कि कॉइल के अंदर कितनी डिफ्लेक्शन पैदा हुई, यानी कि कॉइल कितना मुड़ी है, कितना घूमी है, उसके लिए हम ये मिरर लगाते हैं। जितना कॉइल घूमेगी उतना ही मिरर घूमेगा। अब यहाँ पे हमने एक लाइट सोर्स लगाया होता है। ये हम सस्पेंशन टाइप गैल्वानोमीटर की बात कर रहे हैं। मूविंग टाइप गैल्वानोमीटर में हम लाइट की बजाय नीडल, सुई इस्तेमाल करके जो है वो डिफ्लेक्शन का पता लगा लेते हैं। तो अब ये लाइट यहाँ मिरर से टकराएगी और टकरा के इस जो है वो ट्रांसलूसेंट जो है वो स्केल के ऊपर टकराएगी, यानी कि ये एक पैमाना है स्केल जो कि ट्रांसलूसेंट मटेरियल का, नीम शफाफ मटेरियल का बना है, जो लाइट को थोड़ा सा पास करता है, थोड़ा सा रोक लेता है। तो यहाँ पे जो है वो इस मिरर से लाइट टकरा के यहाँ पे जो है वो टकराएगी और कॉइल जितना ज़्यादा रोटेट करेगी ये स्केल उतना ही ज़्यादा उस तरफ को हो जाएगा। जब कॉइल जो अपनी वापस असल पोजीशन पे आएगी तो स्केल भी यहाँ से इस ज़ीरो पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह करके हम जो है वो कॉइल की डिफ्लेक्शन मालूम करते हैं। ज़रा यहाँ देखें तो यहाँ एक एंगल बन रहा है, एक जाविया बन रहा है। यहाँ पे जहाँ भी दो लाइनें आपस में मोड़ काट रही हूँ वहाँ जाविया बनता है। तो ये जो एंगल बन रहा है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। अगर कॉइल ज़्यादा रोटेट करे तो रिस्टोरिंग टॉर्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग टॉर्क है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के। जैसे जैसे कॉइल को आप ज़्यादा रोटेट करते रहेंगे स्प्रिंग जो है वो उतनी ही ज़्यादा जो है वो रिस्टोरिंग टॉर्क बनाता जाएगा। ये ऐसे ही है बिल्कुल जैसे जितना ज़्यादा स्प्रिंग को अगर हम खींचें तो स्प्रिंग उतना ही इस मास को वापस खींचेगा। यानी कि इस हालत में स्प्रिंग मास को वापस नहीं खींचेगा क्योंकि स्प्रिंग यहाँ पे बिल्कुल खुला नहीं हुआ, लेकिन जब आप इस मास को बहुत दूर ले जाएंगे तो स्प्रिंग बहुत ज़्यादा खुल जाएगा। तो अब ये स्प्रिंग ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। ये हमने हुक्स लॉ में पढ़ा था 10th क्लास में भी कि डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा मीन पोजीशन से इस मास का, स्प्रिंग उतना ज़्यादा खुलेगा और रिस्टोरिंग फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ पे मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा हूँ, साइन मैंने यहाँ पे नहीं लगाया। तो अगर आप जो है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करें तो यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड किया जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है और इसे हमने कहा था K इज़ स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग।
K जो है वो स्प्रिंग की सख्ती को कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह लीनियर मोशन के अंदर जो है वो फोर्स होती है, इस तरह जो है वो सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन में टॉर्क होता है। तो जिस तरह फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसी तरह टॉर्क जो है वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जब हम जो है वो इसे प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करके इक्वलिटी में तब्दील करेंगे, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट हम ऐड करेंगे। यहाँ पे K किया था, यहाँ पे हम C करेंगे। इस K की जैसे डेफिनेशन हमने की, K की डेफिनेशन यहाँ से क्या बनेगी, फोर्स पर यूनिट डिस्टेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, रिस्टोरिंग कपल की। इसे हम कहते हैं रिस्टोरिंग कपल या टॉर्शनल कपल। वो कपल जो रिस्टोरिंग टॉर्क बनाता है, टॉर्शनल कपल। आपको पता है कपल फोर्सेस का जोड़ा होता है जो टॉर्क बनाता है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। तो ये जो है वो ये क्या होगा, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। एक चक्कर का जो टॉर्क होगा या पर यूनिट ट्विस्ट, यानी कि 1 डिग्री, जाविया डिग्रीज में मेजर किया जाता है, तो 1 डिग्री का या 1 रेडियन का जो ट्विस्ट होगा पर यूनिट ट्विस्ट, उसका जो टॉर्क होगा वो क्या कहलाएगा, टॉर्शनल कपल या टॉर्शनल टॉर्क। तो कपल विच ट्विस्ट और अनट्विस्ट सम ट्विस्टेड स्प्रिंग, उसे क्या कहते हैं, टॉर्शनल कपल। और ये किसके बराबर होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड जब कॉइल डिफ्लेक्ट करती है तो स्प्रिंग में जितना रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो क्या कहलाएगा, टॉर्शनल कपल या फिर टॉर्शनल टॉर्क। तो ये टॉर्शनल कपल जो है वो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टॉर्शनल कपल तो पर यूनिट जो है वो ट्विस्ट का जो है टॉर्क होता है। तो इससे हमें ये पता चला कि रिस्टोरिंग टॉर्क का रिलेशन फिर क्या बना, ये रिस्टोरिंग टॉर्क है हमारा C इंटू थीटा। फिर से देखते हैं, अगर जो है वो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी तो टॉर्क भी, रिस्टोरिंग टॉर्क भी ज़्यादा होगा। कांस्टेंट ऐड किया, इस कांस्टेंट की डेफिनेशन की जो कि टॉर्शनल कपल कहलाता है। 1 यूनिट ट्विस्ट पे जितना जो है वो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसे हम कहते हैं टॉर्शनल कपल। तो अभी तक हमें 2 टॉर्क्स मिल गए, डिफ्लेक्टिंग कपल या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फार्मूला कपल लिख लें या टॉर्क लिख लें। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो NIBA है और रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो C थीटा है। अब जब करंट कॉइल में बहना शुरू करता है तो कॉइल जो है वो घूमना स्टार्ट करती है, ये टेढ़ी होती जाती है। जैसे जैसे कॉइल थोड़ा घूमती जाती है वैसे वैसे जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो बढ़ता जाता है। एक ख़ास हद तक जाके रिस्टोरिंग टॉर्क इतना ज़्यादा हो जाता है कि अब कॉइल मज़ीद जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं हो सकती। इस स्टेज पे जब कॉइल रुक जाती है या सुई जो है वो गैल्वानोमीटर की रुक जाती है, उस वक़्त डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होते हैं, बराबर। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर जब कॉइल रुक जाती है, आपको पता है कि जब गैल्वानोमीटर में से करंट गुजारा जाए तो वो किसी ना किसी स्टेज पे सुई रुकती है। जिस स्टेज पे सुई रुकती है इसका मतलब है कि डिफ्लेक्टिंग कपल जो इसको मोड़ना चाह रहा था कॉइल को वो, और रिस्टोरिंग जो टॉर्क है जो इसको वापस अपनी असल पोजीशन पे लाना चाह रहा था, ये दोनों क्या है, बराबर हो गए हैं। तो हम लिख सकते हैं डिफ्लेक्टिंग कपल इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। सो NIBA इज इक्वल टू C थीटा। यहाँ से आपके पास जो है वो एक रिलेशन बनता है। अगर आप I को इधर रखें और बाकी कॉन्स्टेंट्स को, N भी कॉन्स्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड भी एक बार जो मैग्नेट्स लग गए कांस्टेंट है, एरिया ऑफ कॉइल भी चेंज नहीं हो सकता। तो C/BAN, इनको कांस्टेंट्स को आप इधर ले गए तो C भी कांस्टेंट है। आपको पता है कि ये यूनिट ट्विस्ट का जो है वो टॉर्क है, ये यूनिट ट्विस्ट का कपल है। तो इसे हमने जो है वो कहा था स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। एक बात और याद रखें, यहाँ पे स्प्रिंग जितना सख्त होगा उतना ही जो C की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। और एक स्प्रिंग के लिए C अब क्या है, कांस्टेंट है। स्प्रिंग चेंज करेंगे तो C जो है वो चेंज होगा। तो एक गैल्वानोमीटर के लिए ये जो C है वो कांस्टेंट होता है। तो जितना स्प्रिंग सख्त उतना ही C भी ज़्यादा होगा। अब जो है वो हम देखते हैं कि ये तो तीनों कांस्टेंट्स हैं, तो हम लिख सकते हैं कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जैसे हम जो है वो किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर इक्वल लगाएं तो वहाँ पे कांस्टेंट ऐड हो जाता है। तो अगर हम कांस्टेंट को रिमूव करें तो फिर जो है वहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन भी कॉइल में बढ़ेगा।
एक अच्छा गैल्वानोमीटर वो होता है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, जो माइक्रो एम्पेयर में करंट भी अगर उसमें से गुजरे तो वो काफ़ी सारी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करे। इसे गैल्वानोमीटर की हसासियत कहते हैं कि कितना हसास है गैल्वानोमीटर, यानी कि गैल्वानोमीटर कितना सेंसिटिव है। तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर यानी कि थोड़े करंट पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन देना, तो वो गैल्वानोमीटर बड़ा सेंसिटिव माना जाएगा, थोड़े से करंट को भी मालूम कर लेगा। अगर हम गैल्वानोमीटर को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि हमें इस कॉइल की चौड़ाई को कम कर देना चाहिए। अगर हम इस कॉइल की विड्थ को कम करेंगे तो टॉर्क की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि अब इसमें डिफ्लेक्शन कम पैदा होगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क जो है वो मोमेंट आर्म यानी कि चौड़ाई ज़रब जो है वो मोमेंट आर्म को फोर्स से ज़रब देने से टॉर्क आता है। तो क्योंकि इस सिरे पे फोर्स लग रही है, अगर आप ये चौड़ाई कम कर देंगे तो मोमेंट आर्म कम हो जाएगा, तो टॉर्क जो है वो कम हो जाएगा। तो जब डिफ्लेक्शन कम होगा तो रिस्टोरिंग टॉर्क भी कम हो जाएगा। पहली बात तो सेंसिटिविटी अच्छी बनाने के लिए पहली बात तो ये है कि आप नरम स्प्रिंग इस्तेमाल करें। तो दूसरी बात ये है कि आप कॉइल को चौड़ा कम और लंबा ज़्यादा बना दें। लंबा ज़्यादा क्यों? जितनी अगर आपने चौड़ाई आधी की है तो आपको लंबाई दुगनी करनी पड़ेगी, क्योंकि एरिया आपने कांस्टेंट रखना है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल बढ़ा दें, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स हम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। अगर हम n नीचे डिनोमिनेटर में बढ़ जाएगा तो आपको पता है कि यहाँ पे जो है वो i की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि कम करंट पे बहुत अच्छी डिफ्लेक्शन पैदा होगी। तो पहला तरीका है कि आप स्प्रिंग नरम यूज़ करें, दूसरा तरीका है आप चौड़ाई कम कर दें, तीसरा तरीका है कि आप n को बढ़ा दें। लेकिन n को हम एक ख़ास हद से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि फिर ये कॉइल वज़नी हो जाएगी और ये वायर जो है वो टूट जाएगी। तो हम क्या करते हैं? सबसे अच्छा तरीका हम एक तो नरम स्प्रिंग यूज़ करते हैं और दूसरा जो है वो हम B को बढ़ा देते हैं। तो B को बढ़ाएंगे तब भी सेंसिटिविटी अच्छी होगी। तो गैल्वानोमीटर को सेंसिटिव बनाने के लिए या तो C की वैल्यू कम कर दें, या B की बढ़ा दें, या A की बढ़ा दें, या N की बढ़ा दें, तो इससे गैल्वानोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव बन जाएगा। लेकिन सारी चीज़ों को देख के ये डिसाइड किया जाता है, क्योंकि देखें अगर आप लेंथ बढ़ा देंगे कॉइल की बहुत ज़्यादा तो वो मैग्नेटिक फील्ड में से ही बाहर निकल जाएगी, आपको मैग्नेट बहुत बड़े बड़े चाहिए होंगे। तो हर चीज़ को एक लिमिट्स के अंदर रखते हुए डिसाइड किया जाता है कि किसको बढ़ा के कैसे गैल्वानोमीटर को अच्छे से सेंसिटिव बनाया जाए। अब हम सेंसिटिविटी की तारीफ़ करते हैं। सो सेंसिटिविटी की तारीफ़ है करंट इन माइक्रो एम्पेयर पर mm डिफ्लेक्शन। सेंसिटिविटी का मतलब है वो माइक्रो एम्पेयर में करंट जिससे 1 मिलीमीटर कॉइल हिलती है या 1 मिलीमीटर जो है वो स्केल डिफ्लेक्ट करता है, वो करंट क्या कहलाता है? सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। तो ये सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर की तारीफ़ है। तो सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करने के तरीके अभी हमने देख लिए। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कैसे मेजर किया जाए। एक तरीका तो हमने पहले देखा कि इस जो है वो सस्पेंशन वायर जो लटकाने वाली तार है, इसके साथ हमने एक मिरर लगा दिया और इस मिरर के ऊपर बिल्कुल एक लाइट सोर्स से लाइट मारी। आपको पता है लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ पे एक स्केल लगा दिया जो कि ट्रांसलूसेंट है, नीम शफाफ है। इस स्केल के ऊपर जो है वो लाइट पड़ेगी। जहाँ पे लाइट पड़ रही है, अगर लाइट यहाँ 0 पे पड़ रही है तो इसका मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही। जैसे जैसे कॉइल जो है वो ज़्यादा जो है वो रोटेट करती जाएगी, ये लाइट भी जो है वो मूव करेगी यहाँ पे, और इस तरह से हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को इस स्केल से पढ़ सकेंगे। हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे स्केल पे जो लंबाई है वो इस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल होती है। दूसरा तरीका पाइवोटेड टाइप में अगर हम लाइट सोर्स ना भी यूज़ करें तो क्योंकि ये मजबूत होता है थोड़ा, तो इसमें हम नीडल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम नीडल नहीं लगा सकते क्योंकि ये पहले ही कॉइल बहुत ज़्यादा हिल रही होती है, इसको इर्द गिर्द से जो है वो पाइवोट नहीं किया गया होता। पाइवोटेड टाइप गैल्वानोमीटर में कॉइल को जो है वो इस खूंटी के ऊपर गाड़ दिया जाता है, यानी कि पाइवोट कर दिया जाता है, इसलिए इसको पाइवोटेड टाइप गैल्वानोमीटर कहते हैं। और यहाँ पे 2 स्प्रिंग्स जो है वो यूज़ होते हैं। तो पाइवोटेड टाइप गैल्वानोमीटर थोड़ा जो है वो वेट को सपोर्ट कर लेता है, इसलिए यहाँ पे हम एक पॉइंटर नीडल लगा देते हैं और ये नीडल जितना जो है वो स्केल के ऊपर मूव करेगी उतना ही हमें डिफ्लेक्शन का पता चलेगा। अब गैल्वानोमीटर जो है वो इसमें हमने यहाँ पे देखा है कि जब ये कॉइल इस कॉइल में से जो है वो करंट गुजरता है, अभी इस कॉइल में से करंट नहीं गुजरा, जैसे इसमें से करंट गुजरना स्टार्ट करता है तो ये कॉइल हिलती है। जब इसमें से करंट आप जो है वो रिमूव कर देते हैं तो ये कॉइल अभी फ़ौरन नहीं रुकती, बल्कि ये जो है वो
वाइब्रेट करती रहती है, आगे पीछे हरकत करके सुई फिर रुकती है। जैसे कि यहाँ पे ये नीडल है आपकी, ये आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल से गैल्वानोमीटर होते हैं उसकी जो नीडल है वो काफ़ी देर तक ऐसे हिलती रहती है और फिर अपनी जो है वो ओरिजिनल वैल्यू पे आती है। तो ये काफ़ी अनडिज़ायर्ड होता है कि हमें सुई के रुकने का वेट करना पड़ता है। तो हम स्पेशल कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करके ऐसे गैल्वानोमीटर तैयार करते हैं जिससे सुई फ़ौरन से जो है वो रुक जाए। जैसे 200 पे अगर सुई गई है तो यहीं पे रुक जाए, यहाँ पे आगे पीछे हरकत करती रहे फिर ना रुके, फ़ौरन से रुक जाए। तो ऐसे गैल्वानोमीटर जिसके अंदर नीडल क्विकली जो है वो रेस्ट पे आ जाती है उसे हम डेड बर्न्ट गैल्वानोमीटर कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो हम जो है वो फ़ौरन बहुत जल्द अपलोड करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।